हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट्स मिले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 3 पढ़ लिए थे और बड़े ही अच्छे राइट्स हैं। इनके बिना सोचिए अगर ये ना होते तो हम कैसे सर्वाइव करते। राइट ऑफ फ्रीडम में मुझे कल एक और चीज़ याद आई। मैंने आपको बताया था हमारे पास राइट है, वी कैन एक्सप्रेस और फीलिंग्स, हम कुछ भी चाहे पीसफुली कर सकते हैं। तो उसमें मुझे एक चीज़ याद आई, हम चाहें तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको लहरा सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ मैंने देखी कि चाइना में जितने राइट हमें मिले उतने राइट चाइना वालों को नहीं मिलते हैं। वहाँ पर एक लड़की थी, वो फिशिंग करने के लिए कहीं पर गई और उसने एक स्कार्फ ले रखा था, वो स्कार्फ था रेड कलर का। तो उन लोगों ने उसको ये कहकर अरेस्ट कर लिया वहाँ की पुलिस ने कि आप लोग हमारे नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो देखिए कैसी वहाँ पर वो क्या है, उनके पास कोई राइट नहीं है, वो इसके खिलाफ किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो राइट ऑफ फ्रीडम का ये वैल्यू है। हमारे देश में हम कुछ भी बोल सकते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगला राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने कर लिया था राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तक हमने कर लिया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगला राइट हमारा है राइट ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट, यहां तक हो गया। हाँ, अगला राइट है हमारे पास राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब इसका क्या मतलब है, इसको अपने डिटेल से देखते हैं। रिलीजन मतलब आमतौर पर इसका मतलब हम लेते हैं धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैनिज्म, सिख, ईसाई, ये सभी रिलीजन है। ओके, अब क्या था कि हमारा देश है बड़ा ही वास्ट है, इसमें हर टाइप के लोग हैं, हर धर्म के, हर रिलीजन के लोग हैं। तो सभी को एक साथ रखने के लिए ज़रूरी है कि सभी के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाए, सभी को ये छूट हो कि वो ये एग्जेम्पशंस हो कि सभी अपने रिलीजन को, उनकी जो कल्चर्स हैं, उनकी जो ट्रेडिशन है, उनको फॉलो कर सकें और उनको सरकार इसके लिए, गवर्नमेंट इसके लिए एक राइट दे। तो ये उसी के लिए कि हर आदमी, हर इंडिविजुअल अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। इसके अलावा अगर वो अपने धर्म के अलावा, अपने रिलीजन के अलावा अगर कोई और धर्म भी फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। यही इस चीज़ की खूबसूरती है। देखिए दूसरी मेन बात क्या है, जो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, इसका जो संविधान है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी रिलीजन को एक इक्वल वे से देखता है, सभी को समान दृष्टि से, सभी को एक साथ देखता है, एक रूप में देखता है। ये नहीं है कि इसका कोई पर्टिकुलर अपना खुद का कोई रिलीजन है। जैसे बहुत सारी कंट्री, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, ये जो अरब कंट्रीज है, ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं टाइप से, इनका खुद का एक अपना रिलीजन है, वो है इस्लाम। ओके, इसके अलावा जैसे अपने मोस्टली जैसे यही दिखा गया इस्लाम वाले ही हैं जिसमें खुद गए, बाकी ज़्यादातर देश, ज़्यादातर कंट्रीज वो क्या है, वो इनको नहीं मानती है। उनके लिए सभी लोग, इन रिलीजन्स को मानने वाले सभी लोग बराबर है। ये नहीं है कि कोई एक ऊपर है बाकी नीचे है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। ओके, अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर इसको अपने को राइट क्या मिले हैं, सिर्फ मानने का राइट नहीं, हम हमारी ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इनको प्रमोट करने के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मंदिर खुल सकते हैं, गुरुद्वारा खुल सकते हैं, वहाँ पर लोग आएँ जाएँ। इसके अलावा हम घर पर जागरण लगा सकते हैं, माता का भंडारा लगा लिया, चौकी लगा ली, या कोई माता का मेला लग गया, सुना होगा आपने, इस टाइप की चीज़ें हो सकते हैं। ये जो चीज़ है वो कल्चरल या जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपने कुछ कर सकते हैं पीसफुली, और इससे दूसरे को हर्ट नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये नहीं है कि अनलिमिटेड है, कुछ भी कर सकते हैं अपने। लिमिटेशन इसके अंदर ये है कि अगर मान लो पहले के टाइम में कुछ एविल चीज़ें थी जिसको अपने ख़त्म की, जैसे सती, जैसे पॉलीगेमी।
अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर सकते। सती का मतलब क्या है? पहले क्या था, मान लो कोई आदमी कैजुअलिटी में या कैसे भी कोई आदमी मर गया तो उसकी वाइफ को जिंदा ही उसके साथ जला देते थे, इसे बोलते हैं सती। पॉलीगैमी मतलब एक मेल, एक आदमी एक से ज़्यादा शादियां कर सकता है, उसे बोलते हैं पॉलीगैमी। ये भी क्राइम है। ओके, तो हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर ये बोलते हैं कि ये तो हमारी कल्चर है, हम इसको मानेंगे, हमारे पास रिलीजियस राइट्स हैं ये, तो हम इसको नहीं मान सकते। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ों को बैन भी किया गया है। वो चीज़ें जो एविल पॉलिसीज थी, अपने एविल पॉलिसीज को प्रमोट नहीं कर सकते। ओके, अपना आप देखते हैं नेक्स्ट राइट, अगला अधिकार। अगला अधिकार है हमारे पास राइट ऑफ कल्चर। इसी में एक आपको चीज़ अगर लिखनी हो तो आप लिख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ, ये रिलीजियस वाले में लिख सकते हो आपकी फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। ओके, हम किसी में भी अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि अपने हिंदू हैं तो अपने सिखिज्म में नहीं जा सकते, या कोई सिख है वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम कर सकते हैं पूजा, अपनी मर्जी हमारी। ओके, तो अपने आप करते हैं अपना नेक्स्ट राइट। अगला राइट हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एंड एजुकेशनल राइट्स। अब इसमें क्या है, तो देखिए हम हमारी कल्चर, देखो एक तो है रिलीजन, ठीक है, एक बहुत ब्रॉड लेवल की चीज़ आ गई। अब कल्चरल है, कल्चरल देखो अपने पास राइट है कि हम अपनी कल्चरल को प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचा कर रखने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। अब ये कैसे है, देखिए हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें कुछ ट्राइब्स भी हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं जो बहुत छोटी हैं। तो देखिए देश की बड़ी मेजोरिटी अगर उसकी कल्चर ही चलेगी तो छोटी वाली कल्चर तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, उसको कोई अपनाएगा नहीं। तो सभी लोगों को ये राइट है कि वो अपनी कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए सोसाइटीज़ बना सकती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए कुछ कर सकती हैं। जैसे मान लो आपको एग्जांपल देते हैं, मान लो कहीं पर कोई ट्राइब्स हैं, जंगल में कुछ जनजातियाँ ट्राइब्स रह रही हैं, उनकी कुछ कल्चर है, उनकी कोई डांस है या उनके कुछ टाइप के त्यौहार है। ओके, तो वो मान लो कुछ हज़ार लोग ही, कुछ 1000 लोग ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ओके, तो आने वाले टाइम में तो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको कोई आगे और प्रैक्टिस में ले नहीं रहा। तो ये लोग, वो ट्राइब्स वाले लोग, इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसको अपने एजुकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि ये चीज़ें ख़त्म ना हो। अब ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, देखो 1000 लोगों के पास ही अगर ये नॉलेज है, ये प्रैक्टिस में है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इसको और लोगों को सिखाया जाए, तो इसको एजुकेशन में शामिल किया जाए। ये इस गवर्नमेंट की DSSP में भी आता है, DPSP में भी आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आता है, कि जो माइनॉरिटी हैं उनकी कल्चर को भी प्रमोट किया जाए ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, लुप्त ना हो जाए। ओके, अपने आगे चलते हैं। अब इसके बाद अपने पास एक और राइट था, आर्टिकल 31 था क्यों, आपको बताता हूँ मैं। आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 होता है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब एक आदमी को प्रॉपर्टी का राइट है। राइट का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, एक्वायर्ड कर सकता है, सेल कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है, उस पर कोई फैक्ट्री बनानी वो बना सकता है, उसमें खेती करनी खेती कर सकता है, या कुछ भी ऐसा कुछ कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये अभी भी है वैसे तो, लेकिन पहले ये जो राइट था वो था एक फंडामेंटल राइट।
फंडामेंटल राइट का मतलब ना तो इसको कम कर सकते हैं ना इसको छीन सकते हैं, लेकिन समय की ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया है एक लीगल राइट में। अब इसमें क्या फ़र्क है फंडामेंटल और लीगल में? फंडामेंटल को कोई अपने से छीन नहीं सकता, लेकिन लीगल को ज़रूरत के हिसाब से एग्जीक्यूटिव ही ले सकती है। देखो, फंडामेंटल राइट को लिमिटेड करना है या छीनना है तो बहुत रिजिड रीज़न हो कोई, तब ही लेजिस्लेटर ही इसके खिलाफ या कोई बिल ला सकती है या कुछ इस पर बहस कर सकते हैं। लेकिन लीगल राइट को एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिसर्स हैं वो भी ले सकते हैं। ओके, चलिए अपने आगे देखते हैं। ये राइट तो अपने को, इसको तो अपने अभी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अभी राइट फंडामेंटल में नहीं आता, तो आप आर्टिकल 30 के बाद सीधा 32 पढ़ते हैं। अब 32 राइट आर्टिकल 32 में जो राइट है वो राइट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी राइट्स हैं उनको बचाने के लिए राइट है, और ये राइट है राइट ऑफ रेमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रेमेडी का मतलब क्या होता है? मलहम लगाना या उपचार करना, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मलहम, क्या उपचार लगेगी? देखिए, हमारे जितने भी राइट्स हैं, चाहे वो राइट ऑफ इक्वालिटी है, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ लाइफ, इसके अंदर कुछ भी आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, रिलीजन वाला राइट है, कल्चर, एजुकेशन, ये जितने भी राइट हैं, अगर कोई भी बॉडी इसको वायलेट करती है, कोई भी बॉडी मतलब कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल, कोई मान लो गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी इसको वायलेट करता है, तो वो आदमी डायरेक्ट देश के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे राइट्स का गारंटर है। मतलब ये गारंटी देता है कि आपसे आपके राइट कोई नहीं छीनेगा, अगर कोई छीनेगा तो उसके लिए मैं बैठा हूं। ओके, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अपने देखेंगे। जैसे ये चीज कई बार हुई है, राइट छीन लेते हैं। जैसे आपको मैंने पहला एक बार बताया था कि रिजर्वेशन लेकर आए। रिजर्वेशन में क्या किया कि जो मद्रास स्टेट था जो उसने सोचा कि मैंने अपने लोगों का भला करना है, सभी टाइप के, सभी कम्युनिटी के लोगों को आगे लेके आना है। तो जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनको भी आगे लाने के लिए ज़रूरी है कि उनको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन मिले, ताकि वो भी वहाँ पर आके पढ़ेंगे, वहाँ पर आके पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने दे दिया रिजर्वेशन कि जैसे मान लो एग्जांपल दे रहे हैं कि 30% सीटें हैं वो तो SC ST और बैकवर्ड से ही भरेंगे, ये उन्होंने कह दिया। ओके, लेकिन इससे क्या हुआ, वहाँ के लोग थे वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने कह दिया कि ये तो राइट ऑफ इक्वालिटी का सीधा सीधा वायलेशन है। तो कोर्ट ने कहा भी हाँ ये बात तो सही है, तो उसने इसको कैंसिल कर दिया, ऐसा कोई रूल नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन बाद में कैसे बना वो आपको मैंने पहले बताया। तो इस टाइप से अपने देखते हैं कि जो कोर्ट है वो गारंटर है। अब कोर्ट की इसके रिलेटेड कुछ पावर्स होती हैं। अब वो क्या पावर्स हैं अपने एक एक करके देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है या फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है या अपने सेशन कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स हैं जो, उनके पास क्या पावर है, अपने एक एक करके इस पे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है हाबेस कॉर्पस, जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की पावर है। अपने सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर्स है उसके बारे में देख रहे हैं। देखिए हाबे कॉर्पस क्या होता है, मान लो कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने या किसी इस टाइप की क्राइम एजेंसी ने, जैसे CBI है या फिर CID है, उन्होंने मान लो कभी किसी ने किसी आदमी को कर लिया अरेस्ट, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो
उसको किसी पुलिस ऑफिसर ने या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन ने उसको कर लिया अरेस्ट। अब वो उसको कोर्ट में नहीं लेके आ रहे हैं, ओके, तो सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी को ऑर्डर देगा कि तुम लोग आओ और उस आदमी को जल्दी से जल्दी कोर्ट में लेकर आओ, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने लेकर आओ, ओके। ये उसकी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और वो सुप्रीम कोर्ट को मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर ये है कि उसने जो ऑर्डर दे दिया उसको मना नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी पावर है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया, एक उसकी पावर है कि उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। उसने कुछ बोल दिया, कोई ऑर्डर दे दिया, उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। और अगर उसने कोई ऑर्डर दे दिया, उसने कोई वर्डिक्ट, कोई फैसला सुना दिया, तो कोई भी आदमी उसका वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता ये तो गलत किया। तो इसे बोलते हैं कोर्ट का अपमान, इसको बोलते हैं कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट। तो इसके खिलाफ भी फिर कोर्ट एक्शन ले सकता है। अगला है इसका पास है मैंडेमस राइट। अब ये क्या होता है, ये एक टाइप की रिट है। इसमें अगर कोर्ट देखता है कि कोई एजेंसी, कोई अथॉरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकता है कि तुम लोग अपना काम ढंग से करो। समझे बात? जैसे कि मान लो एनजीटी है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत हरित प्राधिकरण। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको बोला कि यार देख यार, तेरा काम क्या है? तेरा काम है देश में, कंट्री में ग्रीनरी को प्रमोट करना, पोल्यूशन है उसको कम करना, इस टाइप का काम करना है, और तू क्या कर रही है? तुम अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। तो कोर्ट इसको बोल दिया है तो अपना काम ढंग से करो। या फिर कोई मान लो केस है, कोई केस की जो तहकीकात है उसकी इंक्वायरी बड़ी डिले हो रही है या ढंग से नहीं कर रही है, तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि तुम अपना काम ढंग से करो। देखा ना आपने, कभी पेपर पढ़ा होगा कि कोर्ट ने उसको लताड़ा, अभी कहा अपना काम ढंग से करो। कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, समझ गए ना, कोर्ट ने उस अथॉरिटी को फटकारा कि ये काम स्पीड से करो, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दो राइट हो गए। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है प्रोहिबिशन। अब ये कौन सी पावर है कोर्ट की? वैसे इसका मना आपको पता है, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? मना करना, या मतलब कि इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने लिखा देखा होगा कि प्रोहिबिटेड एरियाज, मतलब वहां पर जाने की मनाही है। अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब मना करना ही है। अब कोर्ट के अंदर इसका मतलब क्या है? देखिए कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं। देखो सबसे पहले अपने ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, देश में एक है। उसके बाद नीचे क्या है? हाई कोर्ट है, लगभग हर स्टेट में एक होती है, कुछ में, कईयों में मल्टीपल में एक है। और उसके नीचे होती है हमारी सेशन कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, ओके। ये हमारा कोर्ट का सिस्टम है। अब क्या है, कई बार मान लो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के पास कोई ऐसा केस है जो इनके जुडिशरी के अंदर नहीं आता। जैसे मान लो कोई दो बड़ी एजेंसीज हैं, जैसे मान लो सीबीआई है। सीबीआई सेंटर की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो एक एजेंसी है। और मान लो एक पीएमओ है, पार्लियामेंट्री ऑफिस है। मान लो इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई और वो चले गए हैं कोर्ट, तो ये दोनों चीजें हैं वो दोनों सेंटर के हैं। तो सेंटर की कोई भी चीज है उसकी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर इसकी सुनवाई कर रहा है हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये तेरे जुडिशरी रिव्यू के अंदर नहीं है, तो इसके बारे में कोई भी फैसला, कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, ना ही इस पर तू कोई सुनवाई कर सकता है। तो बोल देता है कि तेरे पर ये प्रोविजन है, तू इसके ऊपर नहीं कर सकता सुनवाई, ये मैं करूंगा। ओके, ये है इसका राइट। चलो देखते अगले देखते हैं। अगला है को वारंटो। वो भी इसी टाइप से है, को
कोवरंटो का मतलब क्या है? कोवरंटो का मतलब है if the court finds that a person is holding office but is not entitled or hold that office, it issue the writ of quo warranto and restrict the person from acting as an office holder. देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी ऐसी जगह ऐसे ऑफिस में काम कर रहा है जहां पर उसका अधिकार नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है वो काम करने की, तो ये है quo warranto. ओके, तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स. अब अपने आगे चलते हैं. ये अपने राइट्स थे, सभी फंडामेंटल राइट्स. अगर इन फंडामेंटल राइट्स का कोई वॉयलेशन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. अब अपने अगला पार्ट देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है डीपीएसपी. देखिए क्या है डीपीएसपी. डीपीएसपी डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ये लिखा गया है. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाउ ए स्टेट शुड बी. एक राज्य, एक स्टेट कैसा होना चाहिए. हाउ अ स्टेट शुड बी. अब स्टेट का मतलब मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था. स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं है. स्टेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इसको स्टेट नहीं बोलते. स्टेट का मतलब हर वो बॉडी जहां पर गवर्नेंस काम कर रही है, चाहे पूरा देश है, चाहे एक स्टेट है, चाहे एक डिस्ट्रिक्ट है, चाहे कोई गांव है, चाहे कोई शहर है, तो वो जहाँ पर नए नियम बन रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, एक गवर्नेंस काम कर रही है, वो सभी स्टेट हैं. ओके, तो स्टेट का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे. अब एक स्टेट कैसा होना चाहिए. देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ नहीं था, ब्रिटिश रूल के अंदर था, तो बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया कि देश आज़ाद कराएंगे. तो उन लोगों के लाइफस्टाइल को अच्छा भी करना था. देखो जल्दी जल्दी में संविधान बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको सुधारने की जरूरत थी. और जैसे वो क्राइम तो नहीं थी, लेकिन आने वाले टाइम में एक स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि वो ठीक करे और लोगों के लाइफस्टाइल को अच्छा करे. जैसे नए नए स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, इंस्टीट्यूट्स खोलना. ठीक है, ये चीज़ें क्या थी, स्टेट पुलिस के अंदर आती हैं. अभी एक स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब सिर्फ वहां पर पुलिस राज हो, मतलब क्राइम ना हो, सिर्फ इतने ही काम है स्टेट का. स्टेट का सिर्फ इतना काम नहीं है. स्टेट का काम ये भी है कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा हो, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी फैसिलिटीज मिले, अच्छे इंस्टीट्यूशन मिले. ओके, तो हाउ ए स्टेट शुड बी, एक स्टेट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताता है. अब इसके बारे में वो क्या बताता है, तो सबसे पहले देखो क्या गोल्स हैं इसके. एक स्टेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले बताता है इसके गोल्स कैसे होने चाहिए. क्या गोल्स हैं, एक स्टेट कैसा होना चाहिए. ओके, तो स्टेट कैसा होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. वेलफेयर ऑफ पीपल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस. अब इसका मतलब क्या है, लोगों की भलाई करने वाला होना चाहिए. एक स्टेट कैसा होना चाहिए, जहां पर लोगों की भलाई हो, लोग अपने आप को अच्छी सुविधाएं से देखें, मतलब जहां पर सभी को समान रूप से देख रहे हैं, सभी के लिए अच्छे कॉलेज हैं, पीने के लिए अच्छे अच्छे जगह जगह पर प्याऊ बने हुए हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो लोगों के वेलफेयर वाला होना चाहिए. हॉस्पिटल खोलने वाला काम किसका है, गवर्नमेंट का, ऑफिशियल्स का है. सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस हो, मतलब उनको अच्छे अच्छे जॉब्स मिले, इकोनॉमिकल उसको सभी को पैसे मिले, ऐसी पॉलिसीज लेके आए जिससे सभी का इकोनॉमिकली और सोशली फायदा हो. ठीक है, इसके बाद अपने और क्या हो सकते हैं, रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. राइजिंग द, देखो राइजिंग किसको उठाना है, अपने उठाना है राइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, मतलब जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल, उसको उठाना है. राइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी जीवन स्तर है जो, उसको ऊपर उठाना है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब अच्छे घर हों,
अच्छी सड़कें हों, साफ सफाई हो, मतलब रहने में लगे हम भी हाँ अच्छी जगह रह रहे हैं। ठीक है, पहले इतनी सड़कें भी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, अब अच्छी सड़कें बन रही हैं। जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के होना चाहिए। जो बस स्टैंड है वो भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जो चीज़ें हैं, जो देश की चीज़ें हैं वो सभी को मिले। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई स्कीम है या फिर मान लो कोई देश की चीज़ है, जो देश के मिनरल्स निकल रहे हैं, उसका फ़ायदा सभी को मिले। जो रिसोर्सेज हैं, जो देश में नौकरियाँ निकली हैं, जॉब्स निकली हैं, वो सभी को मिले। ओके, ये काम है इसका। और क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर देश आज़ाद हुआ है तो हो सकता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन बन जाएं, किसी और कंट्रीज़ की पॉलिसी उसको पसंद ना आए, लेकिन अपने देश की फंडामेंट, अपने देश की जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो अपने रिसोर्सेज, अपना ध्यान है वो यहाँ की तरक्की में, यहाँ के डेवलपमेंट में लगाए। वो दुनिया की तरफ ना देखे। उसका काम है कि इंटरनेशनल पीस बना रहे। अगर लड़ाई होगी, युद्ध होगा, वार होगा तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो इन चीज़ों से बचना है हमने। हमारी इसकी पॉलिसी है, सभी लोगों को वेलफेयर देना है, सभी लोगों को सोशल इकोनॉमिकल प्रमोट करना है, जस्टिस देना है। इसके अलावा सभी का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, जीवन स्तर, उसको ऊपर उठाना है। कोशिश करें अभी धीरे धीरे सभी लोग, पहले तो स्टारवेशन से, भूखमरी से बाहर निकलें, सभी को जो फूड सप्लाई अच्छी से मिले। इसके अलावा फिर सभी का जनरेशन, सभी का जो स्टाइल है वो आगे बढ़े, सभी को पक्के घर मिले। उसके अलावा फिर सभी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, सभी को अच्छी एजुकेशन मिले। तो ये सभी क्या है, लाइफस्टाइल को, इसके स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना है। तो ये काम भी सरकार का है। और इसके अलावा क्या काम है, पॉलिटिक्स में क्या है, ये तो काम आगे पब्लिक से रिलेटेड। अब कुछ और चीज़ें भी थी जो देश जब गुलाम था तब थी, लेकिन उसको ठीक करने की जरूरत थी। ठीक है, वो भी डीपीएसपी में है। जैसे क्या है, लिक्वर। लिक्वर क्या होता है आप जानते हो? लिक्वर मतलब शराब। तो जो लिक्वर है, शराब है, बहुत सालों से, कई 100 सालों से चलती आ रही है। ओके, तो ये चीज़ अपने को पता है कि थोड़ी बुरी है। इससे क्या है, इकोनॉमिकल फर्क पड़ता है एक परिवार पर, मेंटली फर्क पड़ता है। कितना फर्क पड़ता है, जो शराब पीते हैं जहाँ पर, तो वो देखो शराब खरीदते हैं, पैसा तो लगता है। तो एक आदमी जो गरीब है वो फिर भी इसको खरीद रहे हैं। तो क्या वो, अगर वो यही पैसा अपने घर पर एजुकेशन में, बच्चों की पढ़ाई पर लगाए या कहीं और लगाए तो कितना कुछ हो सकता है। तो एक तो इकोनॉमिकल बहुत वीक होता है, एक वो आदमी का दिमाग खराब रहता है, गलत कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। तो सामाजिक उसका जो सोशल लेवल वो भी गिर रहा है। तो लिक्विड को बैन करना, ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का। जैसे कई स्टेट्स हैं, जैसे बिहार है, गुजरात है, वहाँ पर लिक्विड बैन है। ठीक है ना, तो सरकार कहती है कि हम आपको लिक्विड बैन करेंगे, मतलब ये अच्छी चीज़ है ना, ये अच्छी पॉलिसी बनाना भी सरकार का काम है। इसके अलावा यूसीसी लेकर आना, यूसीसी, सरकार ने कहा था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। यूसीसी मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सिविल कोड। इसका मतलब है समान संहिता होती है। मतलब इसका मतलब क्या, आपको बताता हूँ, मैं सीधा बताता हूँ, हिंदी ट्रांसलेटर पर नहीं करेंगे, भूल जाओगे आप लोग। इसका मतलब है जैसे जैसे अपना देश पहले गुलाम था तो अलग अलग पॉलिसीज थी। जैसे अपने एक शरिया लॉ था। ठीक है, शरिया लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ था, इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल देते हैं। अब ये अब इसमें क्या था कि एक पर्सन, एक मेल 4 लेडीज से शादी कर सकता है। मतलब वो क्या कर सकता है, वो पॉलीगेमी कर सकता है, बहुविवाह कर सकता है, एक से ज़्यादा से शादी कर सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या है कि एक आदमी 4 से शादी कर सकता है। तो ये जो 4 है, इनके साथ तो इक्वालिटी, अनइक्वालिटी होगी ना, इनके साथ तो भेदभाव हो गया। और उनको वो बात नहीं रही जो एक आदमी की एक लेडीज से शादी होती है, तो वो बात है। एक उनमें अटैचमेंट है, एक इनमें क्या अटैचमेंट होगी बताओ भाई। तो इन लेडीज के साथ कितना अन्याय है।
तो इस चीज़ को दूर करना, इसके लिए यूसीसी लेकर आना है। यूसीसी का मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो समाज के अलग अलग, सोसाइटी के अलग अलग तबकों में, अलग अलग तबकों में अलग अलग हैं। वो अपना जैसे प्रथाएं चली आ रही हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ ना कुछ मान रहे हैं, तो उनको मानने दे रहे हैं। तो सभी के लिए एक ही रूल हो, ये है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। तो ऐसा एक रूल्स बनाएगी। इसके अलावा पंचायत, ये मुझे लगता है मैंने आपको पहले एक बार बताया था, पंचायत को प्रमोट करेंगे। तो देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन उनकी पहुंच जनता तक उतनी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, उनकी पहुंच है वो हमारे तक उतनी नहीं होती जितना नगर पालिका वालों की, चेयरमैन की या सरपंच की होती है। हम जैसे मान लो गांव में हूं मैं, तो जितना मैं अटैचमेंट सरपंच के साथ है उतनी किसी के साथ नहीं होगी। अपने जाके सीधा मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, कोई समस्या उनको नहीं बता सकते, प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल नहीं मिल सकते। लेकिन सरपंच से कोई काम है, उनके घर पे जाएंगे, पहले तो चाय पियेंगे, फिर पाएंगे ये काम है, ठीक है ना। तो सरपंच है वो, उनसे मिल सकते हैं, वो अपनी लोकल लेवल पर समस्याओं का, हमारी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन कर सकता है। तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो पंचायत को बनाए और पंचायत को प्रमोट करे, ठीक है। पंचायत का जो प्रमोशन है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा है प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बड़ा हॉट इशू है। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल। स्लॉटर का मतलब क्या होता है? मांसाकार बोल देते हैं, स्लॉटर बोलते हैं, क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है सामूहिक हत्याकांड, या फिर जैसे अबॉर्टर है, जैसे कि मान लो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लिविंग चीज़ों को एक साथ मार देना, वो है स्लॉटर। तो बहुत सारे जानवरों को, यूजफुल जानवर हैं जो, जैसे गाय है, ठीक है ना, इसके अलावा मान लो बकरी है, इनको एक साथ मार देना, इस पर बैन लगाना भी, इनको भी बचाना है, इनको भी प्रिवेंशन करना है, इस चीज़ पर बैन लगाना है। तो ये भी सरकार की, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए, ओके। तो कई स्टेट में है भी ये, जैसे गाय है उनको मारने पर मनाही है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, कहीं पर अभी मार रहे हैं, ओके। इसके अलावा एक और भी है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, जो हमारा देश है उसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पर है, फार्मिंग पर डिपेंड है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनका कच्चा माल इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जाए। तो सरकार का ये काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करे, ताकि जो लोकल और सभी देश के जो सारे जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको अपना माल बेचने के लिए एक जगह मिले, जिससे उनके जो चीज़ों के दाम हैं, जो प्राइस है वो हाई हो जाए, जो मिनिमम प्राइस है वो हाई हो जाए, ताकि उनको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, एक अच्छा रोजगार मिले। तो ये सारे काम हैं स्टेट पॉलिसी के अंदर जो होने चाहिए, ओके। तो अब अपने देखते हैं इसके कुछ और चीज देखते हैं। मान लो सरकार ये काम ना करे तो फिर क्या होगा? अपने कोर्ट जा सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास राइट है, कोई अपने किसी राइट का वायलेशन हो रहा है, तो राइट के वायलेशन पर अगर किसी राइट का, मान लो ऐसे करके इसका वायलेशन हो गया, हमारे साथ किसी ने इक्वालिटी नहीं कही, ठीक है, हमें गवर्नमेंट जॉब में बराबर का हिस्सा नहीं मिला, हमें पेपर देने नहीं दिया गया, ठीक है, हमें अपनी एबिलिटी को प्रूव करने का मौका नहीं दिया गया, हमें इक्वालिटी नहीं मिली, तो हम उसी वक्त कोर्ट चले जाएंगे। कोर्ट कौन से? सुप्रीम कोर्ट। और हम कहेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और आप इस राइट के गारंटर हो, तो गारंटी दो, फिर ठीक कर जा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी के मुद्दे पर अगर फेल हो जाती है, इसका अगर वायलेशन बोल दो, तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। यानी कि डीपीएसपी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता।
हम कोर्ट, जैसे एक कोर्ट का एक डीपीएसपी है कि कोर्ट को जनता के लिए नौकरियां निकालनी चाहिए, जॉब्स निकालनी चाहिए, जॉब्स के नए आयाम, नई चीज़ें बनानी चाहिए कि लोगों को जॉब्स मिले या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अपने ये बात लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार तो नौकरी नहीं निकाल रही, सरकार तो सड़कें नहीं बना रही है, सरकार तो ऐसा नहीं कर रही है कि QCC नहीं लेकर आ रही है, सरकार स्लॉटर बंद नहीं कर रही है। इन चीज़ों को लेकर अपने कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार वादे करती है, जब चुनाव लड़ती है, इलेक्शन लड़ती है, तो कहती है कि हम ये करवाएंगे, ये वहां पर है। अपने ये नहीं बोल सकते कि सरकार ने कहा था कि हम ये काम करवाएंगे, वो करवा नहीं रही, कोर्ट चले जाए, नहीं जा सकते अपनी। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप एक दो बार दोबारा पढ़ना, मैं इसको एक बार फिर रिपीट करवाऊंगा आगे जाकर, जब अपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक अपने था राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया है। ये भी आपको मैंने बताया कि एक था अपना राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, अब इस चीज को खत्म कर दिया गया है। पहले राइट ऑफ प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, अब उसको फंडामेंटल से लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अब कुछ टाइम पहले हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टिव शायर थे, राहत इंदौरी जी, उनकी डेथ हो गई कल, उनके कल स्वर्गवास हो गए हैं। तो उनका एक शेर आपको मैं सुनाना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगा। उनकी एक बुक है लिखी हुई धूप, उसका एक गज़ल है, वो आपको सुना रहा हूँ मैं कि धूप के डर से कब तक घर बैठोगे, धूप के डर से कब तक घर बैठोगे, सूरज तो रोज निकलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।